Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions. Give me a quick confirmation if everything is fine and we can start the session. So learners, today we are going to discuss very important questions from the unit environment. आज हम इन्वायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स को क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सभी को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो लर्नर्स, इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिसका रिवीजन बहुत जरूरी है आज हम करेंगे, और ये आपकी तैयारी कराएगा फॉर अपकमिंग दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम। नॉट ओनली दैट, अगर आप किसी भी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्जाम्स के हिसाब से भी ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विथ मी टुडे। So the first question for all of you is, in agricultural regions, groundwater can have significant concentration of which pollutant? तो पोल्यूटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो हम पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, और पोल्यूटेंट्स में ये सब नाम भी अक्सर आते हैं, इनमें से कुछ नाम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्राउंड वाटर की, ठीक है। ग्राउंड वाटर में अगर हम एग्रीकल्चर रीजन में, ऐसा एरिया जो कि कृषि क्षेत्र है, वहां पे कौन सा ऐसा प्रदूषक है जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है, तो चांसेस किसके हैं कि इनमें से, ऑल्दो जैसे मैंने आपको कहा पोल्यूटेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही हैं और उनका कम या ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है, बट इफ इट इज एग्रीकल्चरल लैंड, देन इफ इट इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, इन दैट केस कौन से पोल्यूटेंट की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होगी? सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नाइट्रेट। वाई नाइट्रेट? क्योंकि हम ग्राउंड में एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, राइट, जिसमें नाइट्रेट हम आर्टिफिशियली अपने सॉइल में ऐड करते हैं। अब इसे सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है? ताकि हम इसकी फर्टिलिटी बढ़ा सके, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो आज के समय में ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है वो काफी सीरियस इशू है, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि पानी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे ज्यादा जो हम यूटिलाइज करते हैं, जो यूज करते हैं, वो होता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से केमिकल रन ऑफ, इसको भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में केमिकल रन ऑफ बहुत ज्यादा रहता है, फर्टिलाइजर रन ऑफ बहुत रहता है एग्रीकल्चरल एरिया से, और ये सरफेस वाटर वेज जो है वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट कर जाता है, समा जाता है, और इसकी वजह से वहाँ की जो वाटर क्वालिटी है, खास करके एग्रीकल्चरल रीजन्स की, काफी डिग्रेड हो जाती है। तो जो एग्रीकल्चरल एरियाज है वहां पे नाइट्रेट का कंटामिनेशन सबसे ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, एंड हेंस डी इज द राइट आंसर। सो लर्नर्स, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस बेसिस हैव were the target gases, sorry, which of the greenhouse gases were the target gases whose emission was to be covered under the first commitment period of Kyoto Protocol? तो ये आपके पास कुछ गैसेस के नाम हैं, और इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको हमने फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में डाला था क्योटो प्रोटोकॉल के। सो क्योटो प्रोटोकॉल की जब बात करते हैं तो इट डील्स विथ क्लाइमेट चेंज, एंड बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसकी रोकथाम के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कमिटमेंट पीरियड्स थे, और यहाँ हम बात कर रहे हैं पहले कमिटमेंट पीरियड की। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, we'll go ahead with the right answer, that is D। डी में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, और से ओवरऑल अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साक्लोराइड। तो अगर आप डी का ऑप्शन देखेंगे, सो वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड एंड वी हैव मिथेन, राइट। तो ये जो हमारी 3 गैसेस हैं, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं, जिनको हमने क्योटो प्रोटोकॉल में जगह दी थी। तो टोटल हमारी कितनी गैसेस हैं? 6 गैसेस हैं, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा भी जो 3 नाम हैं आपको याद रखने हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो द वेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेस्ट कैटेगराइज्ड एज ट्रैश कंसिस्ट ऑफ, अगर हम जो पूरा हमारा वेस्ट है उसमें से अगर हम किसी को ट्रैश के कैटेगरी में डालते हैं तो ट्रैश क्या होता है?
ट्रैश हमारा पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स है, एनिमल का वेस्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, या फूड है जिसको हम बेसिकली बिल्कुल कचरा जिसको कहते हैं ना, इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, कचरे के रूप में हम इन्हें किन को लेते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है हमारे पास यहाँ पे, और टोटल जो हमें सिलेक्ट करना है वो है हमारे पास 5 ऑप्शंस। तो लेट्स सी व्हाट्स द राइट आंसर। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट एग्जाम होने वाला है और पेपर 1 के क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस से रिलेटेड हम सेशंस लाते रहेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। Not only that, learners, हमारे booster courses are going live with paper 1 and paper 2 की classes, और इसमें हम आपको high quality topic wise questions practice कराते हैं ताकि आप exam ready हो जाए। So December के लिए अगर full and final revision करना है, so this is the right time कि आप booster course में enrollment ले लें। So the correct answer for this is A, that is अगर हम municipal solid waste जो है, ठीक है, उसे हम एक टर्म यूज करते हैं MSW। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, जिसको हम ज्यादातर कचरा, ट्रैश, गार्बेज कहते हैं। इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें हमारी रोजमर्रा की चीजें होती है, एवरीडे आइटम्स होते हैं जो हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, फूड, वुड, प्लास्टिक्स, इनऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि मेटल और ग्लास। तो ऐसे आपके घर में कोई ग्लास टूट जाता है तो वो भी हम उसको रखते नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं। तो इसमें ए हमारा राइट आंसर है, जिसमें पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, तो एनिमल वेस्ट नहीं आएगा इसमें। इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट हमारा डेली का ट्रैश नहीं है, और ये है हमारा वुड। ठीक है, तो इसको हम इन तीनों चीज इनको हम अपने इस कैटेगरी में डालेंगे। वेजिटेबल वेस्ट हम क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि वेजिटेबल वेस्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं एज कंपोस्ट, राइट? तो उसको हम मैन्योर की तरह या कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। Next, the global environmental issue of ozone depletion is due to emission of। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, और ये इशू ग्लोबल लेवल का है। तो ये जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है ओजोन डिप्लीशन का, ये किस कारण की वजह से, किसके एमिशन की वजह से? तो यहाँ पे कुछ गैसेस दी गई हैं, आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन डिप्लीशन। सो वी हैव ऑप्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन से हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन में रोल प्ले करते हैं? अभी हम आपको ये भी साथ में बता दें कि अभी जो हम ओजोन की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन की बात कर रहे हैं, जो कि गुड ओजोन है, और इसकी जो परत होती है वो करीब करीब जो 5 रुपए का सिक्का है उसकी थिकनेस जितनी इसकी परत है। धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सर्टन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रेटोस्फेयर की जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, डिप्लीट करती जा रही है। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं? द करेक्ट आंसर इज बी। सो ये आपको याद रखना है, बी का ऑप्शन में बी ओनली ही है, क्लोरीनेटेड एंड ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ कोई रोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल वेहिकुलर एमिशन में है और वो पोल्यूटेंट है, बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से और वोल्केनिक एमिशन से निकलता है, और वो एसिड रेन में फॉर्मेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है और लाइफ स्टॉक से एमिट होती है। बट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि क्लोरीनेटेड के साथ साथ क्लोरीन प्लस ब्रोमीन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है एज हाइड्रोकार्बन्स के जो फॉर्म्स होते हैं, जिसमें वो ओजोन को धीरे धीरे हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ठीक है, सो इसको आपको याद रखना है। और कौन सी इंडस्ट्री है जहां से ज्यादातर ये सब एमिशन होता है? तो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, राइट? सो दिस इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड समिट्स, और उसके कौन से ऑप्शंस हैं? सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस समझौता या पेरिस अग्रीमेंट। सो इसको आपको मैच करना है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूस द ग्रीन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस,
क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एंड ओजोन डिप्लीशन. सो कौन सा प्रोटोकॉल या समिट या अग्रीमेंट कौन से एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट करता है? तो ये हैं आपके ऑप्शंस, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कॉम्बिनेशन बना के. सो ट्राई सॉल्विंग एवरीवन. एंड जिन किसी ने भी सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से कर दीजिएगा, सो दैट हम इस तरह के और भी बहुत सारे आपके लिए सेशंस प्लान करते रहें. So the correct answer is C. Let's have a quick look why C is the right answer. So Montreal Protocol जो है वो आपके ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करता है. तो Montreal Protocol का गठन किया गया था ताकि हम स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन को डिप्लीट होने से बचा सकें. रियो समिट जो है, यहाँ पे बात हुई थी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. ठीक है. यस. देन क्योटो प्रोटोकॉल की बात होती है तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करें, रिड्यूस करें. और पेरिस अग्रीमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन की बात करता है कि किस तरह से हम एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाकर अपना जो हमारा धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसे कम कर सके और इम्प्रूव कर सके. So ये है आपका explanation which is also provided along with. So C is the right answer. Next question. Biochemical oxygen demand is a key indicator of process performance of wastewater treatment plants. अब wastewater treatment plants जो होते हैं उसमें बहुत सारे indicators होते हैं. One such indicator is biochemical oxygen demand. तो ये एक major key indicator माना जाता है कि किस तरह से हमारा जो पूरा wastewater का treatment plant है उसका process कैसे चल रहा है. हम तब कह सकते हैं कि हमारा प्लांट जो है वो एफिशिएंट है विथ रिगार्ड्स टू बीओडी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अगर कब कहेंगे? जब बीओडी जो है वो उसका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, अनचेंज रहेगा या इंक्रीज करेगा फॉर फर्स्ट 36 आवर्स. सो आप लोग को बीओडी और सीओडी का कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है, उसी के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन. सो कब कहा जाएगा कि वो एफिशिएंट है? सो बी इज द राइट आंसर. अब बीओडी जो है जिसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो काम करते हैं, वो कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं ताकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उस वाटर बॉडी में, उस वाटर सैंपल में, उसका ब्रेक डाउन कर सके. चूंकि यहाँ पे एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात की गई है, सो इस वाटर बॉडी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा. वेस्ट वाटर है तो सीवेज होगा, घरों से कचरा आया होगा, तो वो सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करेंगे. और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी टू ब्रेक डाउन. राइट. सो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन इनको जरूरत पड़ रहा है. एंड ये ऑक्सीजन मिलता कहाँ से? वाटर में ही डिजॉल्व रहता है. ठीक है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसको हम यूज करते हैं ताकि हम ओवरऑल वाटर पोल्यूशन की डिग्री को भी असेस कर सके कि कितना ज्यादा पोल्यूटेंट है या कितना कम पोल्यूटेंट्स उसमें एडेड है. अगर हमारा बीओडी ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है. और इसका मतलब है कि ज्यादा ऑक्सीजन की कब जरूरत है? जब हमारी पानी की जो क्वालिटी है वो लो है, यानी कि हाईली पोल्यूटेड है. राइट. मोर बीओडी का मतलब है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन टेकअप होगा और वो जल्दी जल्दी खत्म भी होता जाएगा. राइट. सो और खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ये ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरूरत था वो कम होने लगेगा, तो वो पूरी एक्वेटिक लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देगा. ठीक है. सो अगर एक प्लांट को तभी कहेंगे कि वो एफिशिएंट है जब वहां की बीओडी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है. बीओडी डिक्रीज किया यानी कि प्लांट हमारा एफिशिएंटली काम कर रहा है. Next question. The largest brackish water lagoon is situated on east coast of India. Now, what are we talking about? सबसे बड़ा जो खारे पानी का लगून है भारत के पूर्वी तट के कहाँ पर स्थित है? So, what will be the right answer, everyone? Question number 7. Yes, ये थोड़ा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है. सो यस लर्नर्स, इट इज चिल्का लेक. सो चिल्का लेक क्या है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है इन पुरी. ये बहुत सारे इंडेंजर्ड और माइग्रेटरी स्पीशीज को भी होस्ट करता है. राइट. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. A mineral fiber which is used in cement pipes, flooring products and packing, gaskets, etc., which is carcinogenic,
यानी कि जो कैंसर कॉजिंग है, ठीक है ना, कार्सिनोजेनिक है, कोई एक ऐसा मिनरल फाइबर है जिसका इस्तेमाल हम सीमेंट पाइप्स में करते हैं, फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स में करते हैं, पैकेजिंग में करते हैं, गैस्केट्स में करते हैं, वो कौन सा है? क्या वो आर्सेनिक है, एस्बेस्टस है, क्रोमियम है, या नन ऑफ दीज? सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, ऑफ कोर्स ये रिमेंबर दिस कि वो कैंसर कॉजिंग है, कैंसर कॉजिंग है। Yes, right. So question number 8, what will be the right answer? Everyone? बी, यस, एस्बेस्टस। सो इस वजह से आप लोगों को पता होगा बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में एस्बेस्टस को बैन भी कर दिया गया है। तो एस्बेस्टस एक ऐसा मिनरल फाइबर है जिसका इस्तेमाल हम सीमेंट पाइप्स, फ्लोरिंग प्रोडक्ट्स में और पैकेजिंग गैस्केट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और ये हाईली कार्सिनोजेनिक है। एस्बेस्टस फीड्स बिल्कुल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसे बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है बाय एक्शनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट कैन कॉज कैंसर इन मैन, और इसी वजह से इसको हम कार्सिनोजेनिक कहते हैं। तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो लर्नर्स, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अब हमारे फाउंडेशन बैच भी शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें आपकी तैयारी होगी फॉर जून 2025। yes, for with paper 1 and paper 2 complete live classes जो कि लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस पर बेस्ड होगी। आपको थ्योरी और एमसीक्यू की बुक्स भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको 1-on-1 पीएचडी का मेंटरशिप भी मिलेगा। Not only that, you will get 3000 plus practice questions, study notes, and mock tests. So this is the right time to get yourselves enrolled. Next question. The velocity of waves change as they travel through materials with different densities. Statement 2, the denser the material, the higher is the velocity. मतलब अगर कोई भी हमारा वेव्स जो होती हैं, वेलोसिटी जो इसकी होती है वेव्स की, वो ट्रैवल करती हैं, और अलग अलग मटेरियल्स में वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज के जो मटेरियल्स होते हैं अलग अलग तरीके से वो ट्रैवल करती हैं। तो कोई भी मटेरियल अगर ज़्यादा डेंस है तो यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी ऑन द हायर साइड होगी। थर्ड स्टेटमेंट, earthquake waves are energy waves which are generated by sudden release of energy from within the earth's surface. So we have these three statements out of which you have to identify which are correct, which are incorrect. Now this is a question based on earthquakes, and this type of question was even asked in one of the shifts in RENET. So out of these, which are the correct statement? Now here we have three statements, and A is the right answer, right? So statement, all these statements are correct. So let's have a quick look. अर्थक्वेक वेव्स जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी वेव्स होती हैं, जो कि सडन रिलीज की वजह से, अगर अर्थ के सरफेस के विदिन से सडन रिलीज होती है एनर्जी, उसकी वजह से ये क्रिएट होती है। सो ये जो वेलोसिटी होती है इस वेव्स की, वो डिफर करती है, चेंज करती रहती है जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स के थ्रू क्रॉस करती है, क्योंकि मटीरियल्स की अपनी अपनी डेंसिटी होती है। जितना ज्यादा डेंस होता है आपका मटीरियल, उतनी हायर हो जाती है वेलोसिटी। इस कारण से सारी ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। Next question. Which of the following best describes mulching? Now, mulching is a concept related to soil. ये भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफी दिनों से नहीं पूछा गया, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो मल्चिंग है क्या? क्या ये एक टाइप ऑफ सॉइल इरोजन है, कोई एक टेक्निक है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, दूसरा नाम है झूम कल्टीवेशन के लिए, या नन ऑफ दीज? सो मल्चिंग, इफ यू ऑल रिमेंबर, आई हैव टॉट यू मल्चिंग है क्या, किस चीज में से हम यूज करते हैं, ये टर्म जो है इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज मल्चिंग एक हमारी टेक्निक है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल को बचाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्चिंग किया गया है। मल्चिंग का मतलब होता है कि हम सूखी जो पत्ते होते हैं उसको सॉइल के ऊपर डाल देते हैं। इससे क्या होता है, अंदर नीचे का जो सॉइल है उसकी नमी लॉस्ट नहीं होती है, और ये जब लीव्स जो ड्राइड हो जाती है मिक्स कर जाती है सॉइल के साथ और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो मल्चिंग एक टेक्निक है सॉइल कंजर्वेशन की, जिसमें जो सॉइल नीचे का रहता है उसे हम कवर करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि लीव्स, ग्रास क्लिपिंग्स एंड स्ट्रॉज, और ये इंप्रूव करता है क्योंकि नीचे का जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है उसको लॉक करके रख देता है और उसकी फर्टिलिटी को इनहेंस करता है। मल्चिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल में ऐड हो जाते हैं जो कि लॉस हुआ होता है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। Next question. A series of checks are put across the slopes of hilly terrain to stop the runoff. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉइल बहुत जल्दी इरोड हो जाता है, इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर हिल्स की बात की जाए तो हिल्स में सॉइल इरोजन बहुत तेजी से होता है क्योंकि वहां स्लोप होती है।
इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीरीज ऑफ चेक्स बनाते हैं ताकि ये रन ऑफ की वजह से बारिश हो जाए तो जब पानी फ्लो करता है तो रन ऑफ में बहुत सारा सॉइल जो है, फर्टाइल सॉइल वहां से वॉश ऑफ होके नीचे आ सकता है। तो कौन इसमें हम कौन किस चीज की बात कर रहे हैं, जब हम चेक्स बनाते हैं जिसके माध्यम से हम स्लोप्स जो होती है हमारी हिली टेरेन की वहां से रन ऑफ को रोकना चाहते हैं। सो इज इट मल्चिंग, इज इट काउंटर प्लाउइंग, is it counter bunding, or is it strip farming? So again, these are the concepts of soil unit and the correct answer is C. So counter plowing एंड काउंटर बंडिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है। सो ये बेसिकली जब हम चेक्स बनाने की बात करते हैं तो ये बंड्स बनते हैं जिसको हम बांध कहते हैं, ठीक है। सो ये जो बनाते हैं काउंटर बंडिंग जो होती है इस तरह से ये बनती है, ठीक है। काउंटर प्लाविंग जो है वो थोड़ी आपकी टेरेस फार्मिंग जैसा चीज हो जाती है। सो बहुत सारे सीरीज ऑफ चेक्स को लगाया जाता है जहां पे हम जो हमारी स्लोप रहती है हिली टेरेन की, ताकि हम रन ऑफ को रोक सकें। सो जो पूरा स्लोप होता है उसको हम स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं जो कि रन ऑफ वाटर को अलोंग द स्लोप्स बचाता है, और जिसकी वजह से ज्यादा जो वाटर है वो स्लोप्स में ही रह जाता है और सॉइल का इरोजन भी रुक जाता है। इस तरह के गड्ढे जैसे बन जाते हैं, बांध जैसे बन जाते हैं और वहां पे रुक जाता है, ठीक है। अगर काउंटर प्लाउइंग की बात करें तो काउंटर प्लाउइंग क्या है, क्योंकि ये कंसेप्ट काफी सिमिलर लगता है। काउंटर प्लाउइंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां हम प्लाउ करते हैं along the contours at the right angles to the slope। जैसे आप देख सकते हैं ये right angles to the slope रहता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम लोग लाइन से अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स को हम अल्टरनेटिव स्ट्रिप्स में करते हैं पैरेलल टू ईच अदर सेम पीस ऑफ लैंड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं और इधर की बीच के एरियाज को कुछ और हमने ग्रो किया हुआ है। और मल्चिंग तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स द सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। So time for your homework question. Now what is known as the practice of growing different crops on the same piece of land at the same time? एक ही भूमि पर एक ही समय में विभिन्न फसलों उगाने की प्रथा को क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और इंट्रा क्रॉपिंग, या बोथ ए एंड सी? So what will be the right answer? You have to let me know in the comments, and do let me know what was your score for all these questions which we have covered today. I hope you found this session to be informative and interesting. Do answer the homework question and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Channel को subscribe जरूर से कर दीजिएगा और session को like कर दीजिएगा so that I get to know that you are attending the sessions regularly. So learners, don't forget to answer your homework question in the comments. Take care. Bye bye. I'll see you in the next class.